मैम आप एक चीज़ और बता दीजिए, जैसे ये जो साइकिल होता है ना, उसमें कौन सा टाइम रहता है जो फर्टाइल पीरियड होता है और कौन हाँ, सा, क्योंकि ये लोगों को नहीं पता है, नहीं पता है। ये जानना चाहिए। हाँ, जैसे मैंने बताया अभी जी, एग्ज़ाम्पल, इन्हें नहीं पता था। जी, तो 28 दिन की नॉर्मली एक साइकिल होती है। जी, 28 दिन की साइकिल में अगर हम पहले दिन से शुरू करें तो 1 तारीख को अगर किसी को महिला को ब्लीडिंग शुरू हुई है, जी, तो 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक उसका ब्लीडिंग का टाइम हुआ। जी, ये ब्लीडिंग का टाइम सेक्स के लिए एकदम सेफ सेक्स का टाइम पीरियड है, क्योंकि इस समय बच्चा ठहरने की कोई संभावना नहीं होती। जी, लेकिन क्योंकि उसे ब्लीडिंग होती रहती है, इसलिए हम हाइजीन की दृष्टि से लोग सेक्स नहीं करते इस समय, लेकिन ये सेफ सेक्स टाइम पीरियड है। जी, 1 से 7 दिन हो गए। 7वें दिन से लेके 14वें दिन तक का जो टाइम है, जब वो जो ब्लीडिंग वेसल्स हैं वो अपने आप को दोबारा बनाती है, जी, रिकवरी। तो वो बना रिकवरी फेज होती है, उसे हम प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। जी, इस दौरान बहुत सारे ओवरी में फॉलिकल्स मैच्योरेशन की तरफ जाते हैं। 14वें दिन के आसपास जी, ये इसमें से एक ओवम रिलीज हो जाता है। जी, तो वो दिन एकदम फिक्स नहीं है, हो सकता है उससे 2 दिन पहले भी हो जाए। इसलिए हम ये मानते हैं कि 11वें दिन से लेके इधर 22वें दिन का जो टाइम पीरियड है, ये मोस्ट फर्टाइल टाइम पीरियड होता है, जी, जिस समय गर्भ ठहरने की संभावना सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा होती है। हम एक मैक्सिमम टाइम पीरियड लेके चल रहे हैं, जी, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है 14th डे ओव्यूलेशन हुआ और उसी दिन स्पर्म मिल गया, जी, हो सकता है 16th डे ओव्यूलेशन हुआ, उस दिन स्पर्म मिल गया। जी, तो ये हम एक लंबा टाइम लेकर चल रहे हैं, वो फर्टाइल टाइम पीरियड है। जी, इस समय कंसेप्शन की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है। और इसके बाद 22वें दिन से थोड़ा डिजनरेशन फेज आ जाता है। तो अगला पीरियड आने से पहले तक, 22वें दिन के बाद से अगला पीरियड आने तक का जो टाइम पीरियड है, उस दौरान कंसेप्शन के भी चांसेस कम हो जाते हैं, जी, क्योंकि ओवम नहीं रहता नहीं है। साइकिल, इसलिए। तो जी, ये है एक मासिक चक्र, जिसको सभी को जानना ज़रूरी होता है कि सेफ सेक्स कौन सा टाइम पीरियड है, और कंसेप्शन जिन्हें चाहिए उनके लिए अच्छा टाइम पीरियड कौन सा है। जी। मैम ये फाइब्रॉइड्स क्या होता है? हाँ, देखो, बहुत पहले गर्भाशय की गठान को फाइब्रॉइड बोला जाता था, बहुत जी, पहले। लेकिन जब हमने इसका कट सेक्शन निकाला तो हमें पता चला कि ये फाइब्रॉइड नहीं है, एक्चुअली ये मसल का बंडल है। तो हम आजकल इसको मायोमा बोलने लगे, जी, ठीक है? तो हम मायोमा बात करें, लेकिन अगर हम आम भाषा में बात करें तो पेट की गठान है ना? जी, रसौली बन जाना बोलते, बोले पेट में रसौली बन गई। जी, तो यूट्रस की 3 लेयर होती हैं। जी, तो जो मसल लेयर होती है, उसमें जब गठान बन जाती हैं, तो उनको हम मायोमा कहते हैं, ठीक है? जी, अब ये मायोमा कॉमनली पड़े रहते हैं, बिना किसी सिम्पटम के भी पड़े रह सकते हैं, जी, और काफ़ी स्लो ग्रोइंग टाइप के ट्यूमर होते हैं, तो हमें उसका सालों तक पता नहीं चलता। अच्छी बात ये है कि ये अपने एक शेल में रहते हैं। जी, तो शेल में रहते हैं तो इधर-उधर कहीं नुकसान नहीं पहुँचाते, जी, और रिप्रोडक्टिव एज में आते हैं और मेनोपॉज़ में चलिए आप। चले चले तो नहीं जाते, लेकिन छोटे हो जाते हैं। जी, पर जब ये छोटे होने की प्रोसेस होती है, उस दौरान कई बार ये बहुत तकलीफ़ें दे देते हैं। जी, तो मायोमा वैसे पड़ा रहे, उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जब ये सिम्पटम्स प्रोड्यूस करने लगता है, तो हमारा मेन एम ये होता है कि हम बस सिम्पटम्स को दूर करें। जी, तो होम्योपैथी इसमें, आप होम्योपैथी जानना चाहेंगे? बिल्कुल। तो होम्योपैथी इसमें आम तौर से ये करती है कि इसका पहला सिम्पटम होता है दर्द। हर माहवारी में दर्द का बढ़ जाना, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले अपनी बातचीत में कहा था, कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया। तो जी, कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया में जब हम सोनोग्राफी कराते हैं और हमें पता चलता है कि गर्भाशय में कोई गठान है, तो हम ये देखते हैं पहले कि वो गठान कहाँ है। वो एंटीरियर बॉर्डर पे है या पोस्टीरियर बॉर्डर पे है। महिला की उम्र क्या है, उसके बच्चे हो चुके हैं या नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब अगर उसकी फैमिली कंप्लीट है, जी, तो हम ये गठान को सिर्फ मेनोपॉज तक कैसे भी करके हम इसको मेडिसिन से चलाते रहते हैं। लेकिन अगर इसकी फैमिली कंप्लीट नहीं है, अभी उसको बच्चे चाहिए और उसके पेट में बड़ी गठान है, जी, तो हम भी यही एडवाइस करेंगे कि उसको पहले साइज़ को छोटा कर दिया जाए दवाइयों से, और फिर सर्जिकली उसको निकाल दिया जाए, जी, ताकि समय से बच्चे हो सकें। जी, क्योंकि बच्चे होने की उम्र निश्चित है, बिल्कुल। इसलिए हम उसको लंबा नहीं खींच सकते। जी, तो यहाँ हम होम्योपैथी की लिमिटेशन की बात करेंगे कि यहाँ फिर हम इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन अगर उसकी फैमिली कंप्लीट है जी, और अब सिर्फ हमें मैनेज करना है, तो हम इजीली इसे मैनेज कर सकते हैं।
तो पहली चीज़ है दर्द को मैनेज करना है हमें, तो वो जो डिस्मेनोरिया हो रहा है उसके लिए हम मेडिसिन देते हैं उसे। दूसरा मायोमाज में ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स काफ़ी हो जाते हैं आते हुए। ये नॉर्मली भी मेनोपॉज के आसपास वैसे भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स बढ़ते हैं, मतलब काफ़ी हैवी ब्लीडिंग हो जाती है। और अगर उस यूट्रस के अंदर ऑलरेडी एक मायोमा हो तो ये तो करेला और नीम चढ़ा टाइप की बात हो गई कि मतलब पहले ही वो मेनोपॉज में ब्लीडिंग से परेशान है, अब ये भी आ गया। लेकिन ये जो ब्लीडिंग है इसको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं आप सबको ये सलाह दूंगी कि होम्योपैथिक मेडिसिन बिना सर्जिकली यूट्रस को निकाले, यूट्रस को बचाते हुए भी काफ़ी अच्छा काम करती है और एक महिला स्वस्थ मेनोपॉज पा सकती है इससे। जी मैम, और अगर किसी महिला को बहुत लंबे टाइम से हाँ पेल्विक पेन है, उसमें हाँ, होम्योपैथी कैसा वर्क करती है? आपका मतलब है लोअर बॉडी में जो दर्द है, जी इसको हम सीपीपी भी कहते हैं, क्रॉनिक पेल्विक पेन। अब ये क्रॉनिक पेल्विक पेन कई कारणों से हो सकता है, उसमें हमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी कोई महिला हमारे पास दर्द को लेकर आती है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उसका फिजिक कैसा है, उसका कहीं वेट लॉस तो नहीं हो रहा। अगर दर्द के साथ महिला का वेट लॉस भी लगातार हो रहा है जी या उसको बच्चे नहीं हैं, तो हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें तुरंत आ जानी चाहिए कि पहली चीज़ जिसमें हो सकती है कैंसर, दूसरी चीज़ हो सकती है ट्यूबरक्लोसिस जो कि इंडिया में बहुत कॉमन है। तो एब्डोमिनल टीबी या ट्यूबल टीबी ये बहुत कॉमनली मिल सकती है और उसकी वजह से क्रॉनिक पेल्विक पेन हो सकता है। इसके अलावा बहुत नॉर्मल रीजंस भी होते हैं, जैसे कब्ज़, लगातार कब्ज़ का बना रहना, उससे भी पेन हो सकता है। प्रोलैप्स है, अगर बच्चेदानी अपनी जगह से नीचे आ रही है तो उससे भी खिंचाव बैठता है और दर्द हो सकता है। जी ओवेरियन सिस्ट है, अगर बड़ी डर्मोइड सिस्ट, उससे भी दर्द हो सकता है। तो ऐसे कई कारण हैं जिनमें क्रॉनिक पेल्विक पेन रह सकता है, लेकिन हमें उनको पहले एलिमिनेट करना पड़ेगा कि ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। अगर ये सब नहीं है, अब ये सब हमें पता कैसे चलेगा? हम सीधे एक सोनोग्राफी करा लें जी तो उससे हम सबसे पहले रूल आउट कर लेंगे अंदर कोई गठान तो नहीं है। फिर हम उसका कुछ दूसरे टेस्ट करा लें, जैसे ट्यूबरक्लोसिस के लिए हमें जो टेस्ट होता है वो कराएंगे, फिर हम उसको रूल आउट कर लेंगे। तो हम क्रॉनिक पेल्विक पेन के ट्रीटमेंट के लिए एलिमिनेशन पे चलते हैं कि ये एक मेन चीज़ है, ये हट गई, ये हट गई, तो अब ये बचा। तो कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक कॉन्स्टिपेशन ही फैक्टर रह जाता है, तो हम कॉन्स्टिपेशन ठीक करते हैं तो उसका क्रॉनिक पेल्विक पेन भी ठीक हो जाता है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि महिला बोलती क्रॉनिक पेल्विक पेन है और होता कुछ और है। तो जब हम पीवी करते हैं, पर अंदरूनी एग्जामिनेशन करते हैं, तब वो हमें धीरे से बताती है कि एक्चुअली उसे डिस्पेरूनिया है, उसको क्रॉनिक पेल्विक पेन नहीं है, उसको सेक्सुअल एक्ट के समय दर्द होता है। जो क्योंकि हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन तो होती नहीं, तो फिर वो कैसे बताएगी? तो वो हमें तब बताती है कि ये डिस्पेरूनिया है। तो हमें इनफैक्ट उसे भी एलिमिनेट करना पड़ेगा कि डिस्पेरूनिया तो नहीं है। तो हम अपनी तरफ से ये क्वेश्चन कर लें कि भाई तुमको दर्द कहाँ होता है, नीचे होता है या बिल्कुल नीचे होता है? तब वो बता पाएगी कि हाँ ये सीपीपी नहीं है, ये उसको डिस्पेरूनिया है। जी मैम, और इसमें कितना टाइम लगता है होम्योपैथी के जरिए? ये बहुत ही एक्यूट है, इसमें आप मेडिसिन दीजिए, 2-3 डोज में ही आपको आराम पता चल जाएगा। यानी लगभग 1 मंथ के हाँ अंदर? हाँ, बिल्कुल आराम से, इतने में तो ठीक ही हो जाएगी। अगर कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर नहीं है तो, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हुआ तो उसको तो टाइम लगेगा ठीक होने में। प्रोलैप्स है, प्रोलैप्स को हम जब तक मैनेज करेंगे, उसको हम कुछ और टिप्स देंगे, साथ में मेडिसिन देंगे, तो वो मैनेज हो जाएगा। हम उसको ट्रीट नहीं कहेंगे, मैनेज हो जाएगा वो। जी मैम, ओव्यूलेशन क्या होता है और इनफर्टिलिटी का इसके इसके साथ कैसा कनेक्शन है? हाँ, ओव्यूलेशन, जैसा कि हमने अभी मासिक धर्म की बात की थी, तो मासिक धर्म में जो साइकिल चल रही है वो 2 तरह की चल रही है। एक चल रही है यूट्रस में और एक चल रही है ओवरीज में। तो यूट्रस क्या काम कर रहा है? अपने तरफ से एक लेयर बना रहा है प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को रखने के लिए। और ओवरी क्या कर रही है उस दौरान? वो अच्छे फॉलिकल्स मैच्योर कर रही है, जिसमें से एक अच्छा ओवम रिलीज हो जाए, और वो रिलीज़ होगा, उसको उस रिलीज़ होने की प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं, जो कि हर महीने लगभग 14वें दिन के आसपास होती है। और उस दौरान, उस ओव्यूलेशन के दौरान ओवरी को
फेलोपियन ट्यूब का जो एंड है वो अच्छे से पकड़ लेता है ताकि ओवम उसमें आ जाए, और वो अपने आप से उसको लेता है, फिर वो यूट्रस में आता है। यूट्रस ने एक बेड तैयार करके रखा है उसके लिए ताकि वो ओवम को रिसीव करे, फर्टिलाइज प्रोडक्ट को, ओवम को नहीं। बीच रास्ते में स्पर्म मिल गया, उससे मिलता हुआ वो जायगोट के फॉर्म में वहाँ आया, तो वो उसे रिसीव कर ले। ये पूरी प्रोसीजर होती है, रूटीनली हर महीने होती। अब ओवुलेशन और इनफर्टिलिटी की जब हम बात करें तो मैंने आपसे कहा बीच में कहीं स्पर्म मिल जाए। अब अगर वो स्पर्म नहीं मिलता है लेकिन ओवम रेगुलरली आ रहा है, स्पर्म नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ से जो रास्ता है वो बंद है, तो रास्ता ठीक करेंगे हम। स्पर्म भी आ रहा है लेकिन ओवम नहीं आ रहा, तो स्पर्म कितने दिन वेट करेगा? वो ख़त्म हो जाएगा 72 घंटे में। तो हमें उस रास्ते को ठीक करना है। तो कैनल जो है, मतलब चैनल, वो ठीक होनी चाहिए। दूसरा है कि तो ये इनफर्टिलिटी का कारण बन गया। दूसरा है कि ओवम जिस समय ओवुलेशन होता है उसी समय स्पर्म आना चाहिए। टाइमिंग बिगड़ी तो भी फर्टिलाइज नहीं होगा। तो ये फैक्टर्स हैं। जैसे एक केस था मेरे पास, हस्बैंड वाइफ दोनों आए और बहुत परेशान थे कि बच्चे नहीं हो रहे हैं। और हमने जब केस टेकिंग किया तो देखो, साइकिल के बारे में पता नहीं होता कई बार लोगों को। अब ये पुरानी बात भी है, आजकल तो लोगों को काफ़ी कुछ ज्ञान हासिल रहता है। तो वो पेशेंट ने बोला कि मेरे हस्बैंड का टूरिंग जॉब है। तो हमने उससे पूछा कि वो महीने में कितने दिन बाहर रहते? तो वो लगभग उन्हीं दिनों में बाहर रहता था जब उसका ओवुलेशन टाइम रहता था। तो सब कुछ अच्छा होने के बाद भी वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो हमने फिर उनको, ये भी हमारा काम है एज ए डॉक्टर कि हमने उसको काउंसिल किया कि तुम जब ये वाले टाइम पीरियड को, फर्टाइल टाइम पीरियड को यूज़ करोगे तभी तुम कंसीव कर पाओगे, नहीं तो सारी ज़िंदगी तुमको माँ नहीं बन पाओगे। तो ये भी इनफर्टिलिटी का एक रीज़न है, टाइमिंग, तो वो इम्पॉर्टेंट है। मैम ये हॉट फ्लैशेस क्या होते हैं? हाँ, हॉट फ्लैशेस ईस्ट्रोजन के विड्रॉ होने के दौरान कई बार मतलब ये मेनोपॉज में होने वाली कॉमन प्रॉब्लम है। वैसे भी उम्र के बहुत सारे पड़ाव पे हमें ये देखने को मिल सकती है, लेकिन सबसे कॉमनेस्ट ये हमें मिलती है जब मेनोपॉज शुरू होता है। लगभग 45 या 42 साल की उम्र में महिला को ये प्रॉब्लम शुरू होती है और मेनोपॉज हो जाने के 1-2 साल बाद तक भी बनी रह सकती है। तो इसमें होता क्या है, इसमें अचानक से उसको बहुत तेज़ फेस पर बहुत तेज़ पसीना आता है, गर्मी लगती है और 2 से 5 मिनट में ही वो ठीक हो जाता है। पर क्योंकि ये बार-बार ऐसे एपिसोड्स आते हैं तो वो इससे परेशान हो जाती है और इससे उसे मैनेज करना सीखना पड़ता है, क्योंकि हॉट फ्लैशेस एक कॉमन फिजियोलॉजिकल कंडीशन है मेनोपॉज की। होम्योपैथी इसमें अच्छा रोल प्ले करती है। कुछ मेडिसिन्स हैं जो हम इस दौरान दे सकते हैं पेरीमेनोपॉजल एज में, तो उसको अपने इन सिम्टम्स में काफ़ी रिलीफ देखने को मिल सकता है।